बिहार में लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रतिनिधि बिहार विधानसभा सदस्य यानी एमएलए और बिहार विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी चाहे अलग अलग प्रक्रिया से चुने जाते हों, लेकिन उनकी तनख्वाह और सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है। जनता द्वारा चुने गए हों या फिर सदन के सदस्यों के वोट से पहुंचे हों, माननीयों को मिलने वाला वेतन और भत्ता लगभग समान है। यही वजह है कि यह जानना जरूरी हो जाता है कि जनता के टैक्स से हर महीने माननीयों को कितना भुगतान किया जाता है। बिहार में से एमएलए या एमएलसी को सबसे पहले 50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। यह उनकी मूल तनख्वाह है, लेकिन यह उनकी पूरी कमाई नहीं है। असल कमाई तो भत्तों के रूप में होती है और यही भत्ते उनके मासिक भुगतान को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय भत्ते का है, जो वेतन से भी ज़्यादा है। माननीयों को क्षेत्रीय कार्यों और जनता से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 55,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जो उनके मासिक वेतन से पूरे 5,000 रुपये अधिक है। इसके अलावा माननीयों को यात्रा में मद में भी मोटी रकम दी जाती है। अगर वो पटना में सरकारी काम के लिए आते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 3500 रुपये का भत्ता मिलता है। राज्य के भीतर किसी अन्य जिले में आधिकारिक काम के लिए जाने पर प्रतिदिन 3,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन यह सुविधा अधिकतम 20 दिनों के लिए ही मिलती है। यानी इस मद में वे हर महीने 60,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। यदि माननीय राज्य से बाहर आधिकारिक कार्य पर जाते हैं तो प्रतिदिन 3300 रुपये दिए जाते हैं और यह भत्ता 15 दिनों तक मिलता है, जिससे कुल 45,000 रुपये मिल जाते हैं। इन यात्रा भत्तों के चलते कई बार माननीयों की मासिक आय वेतन से कई गुना बढ़ जाती है। यात्रा भत्ते के अलावा भी कई सुविधाएं माननीयों को मिलती हैं, जिनमें दूरभाष, बिजली, स्टेशनरी, पेट्रोल, कूपन और निजी पीए के लिए राशि शामिल है। ये सुविधाएं सीधे तौर पर उनके खाते में नकद नहीं जाती, लेकिन इनके चलते उनके व्यक्तिगत खर्च लगभग नगण्य हो जाते हैं। सरकारी प्रावधानों के कारण माननीयों का जीवन स्तर काफ़ी आरामदायक बना रहता है और उनका अधिकांश खर्च जनता की तरफ से वहन किया जाता है। स्थिति और दिलचस्प तब हो जाती है जब कोई एमएलए या एमएलसी मंत्री बन जाता है। मंत्री बनने के बाद उनकी तनख्वाह मुख्यमंत्री के बराबर हो जाती है। ऐसे सभी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री अगर वे सदन के सदस्य ना हो तो उन्हें 65,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें 70,000 रुपये क्षेत्रीय भत्ता और 30,000 रुपये अतिथि भत्ता मिलता है। यानी एक मंत्री को कुल मिलाकर लगभग 1,65,000 रुपये प्रतिमाह सिर्फ वेतन और भत्तों के मद से मिलते हैं। यह राशि उनके अनुभव या मंत्रालय में बिताए गए वर्षों के आधार पर नहीं बदलती। जहां वेतन और भत्ता समान रहते हैं, वही पेंशन में फर्क देखने को मिलता है। बिहार के माननीयों को 45,000 रुपये प्रतिमाह मूल पेंशन दी जाती है, लेकिन यह राशि उनकी सेवा अवधि के आधार पर बढ़ती रहती है। हर अतिरिक्त वर्ष पर उन्हें 4,000 रुपये की बढ़ोतरी मिलती है। यदि कोई माननीय 10 वर्षों तक विधायक या विधान पार्षद रहता है तो उसकी पेंशन 45,000 से बढ़कर 85,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच जाती है। यह व्यवस्था लंबे समय तक सेवा देने वाले जनप्रतिनिधियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। कुल मिलाकर यह साफ है कि बिहार के माननीयों को मिलने वाली सुविधाएं बेहद विस्तृत हैं। वेतन भले ही 50,000 रुपये हो, लेकिन भत्तों और अन्य सुविधाओं को जोड़कर उनकी मासिक आय लाखों में पहुंच जाती है। जनता जिस भरोसे और उम्मीद से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके बदले में सरकार उनके लिए उदार वेतन संरचना तय करती है। हालांकि जनता के बीच यह चर्चा हमेशा बनी रहती है कि इन भत्तों और सुविधाओं का उपयोग कितनी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और उसके टैक्स से ही माननीयों का पूरा खर्च चलता है। इसलिए यह सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा कि जनता को इसके बदले कितना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलता है। तो वैसे में जो माननीयों को ये जो पेंशन मिल रहा है, फिर उसके बाद जो भत्ते मिल रहे हैं, ये लाखों लाखों तक पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।